नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम के डी आई टी हिस्ट्रीज पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए साथियों कैसे हो। आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। तो साथियों हम लगातार इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन आज तक आपके टेक्निकल एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे हैं। आज के सेशन में हम प्रतिरोधक नामक चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए साथियों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में। साथियों स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करें तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन है पहला, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का प्रयोग किस लिए किया जाता है। बताइए साथियों, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम रजिस्टर का प्रयोग है वो किस उद्देश्य से करते हैं, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए, ऑप्शन बी है विद्युत धारा का प्रवाह रोकने के लिए, ऑप्शन सी है विद्युत धारा का प्रवाह परिवर्तित करने के लिए और ऑप्शन डी आपका विद्युत धारा प्रवाह का बढ़ाने के लिए। बताइए साथियों प्रतिरोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो साथियों प्रतिरोध का आपका कार्य होता है विद्युत धारा में बाधा उत्पन्न करना, यानी विद्युत धारा के प्रवाह में ये बाधा उत्पन्न करता है। तो इसमें ऑप्शन कौन का दे रखा है, बाधा उत्पन्न करेगा मतलब विद्युत धारा का प्रवाह घटेगा आपका। तो विद्युत धारा का प्रवाह रोकने के लिए नहीं, रोकता नहीं है साथियों, ये एकदम नहीं रोकता है, परिवर्तित भी नहीं करता है, धारा को बढ़ाता भी नहीं है। ये विद्युत धारा के प्रवाह को घटाने के लिए है जो हम प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। साथियों ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विद्युत धारा प्रवाह को रोकने के लिए हम कह सकते हैं कि कुचालक का प्रयोग है जो हम विद्युत धारा को रोकने के लिए करते हैं, लेकिन प्रतिरोध का प्रयोग है वो विद्युत धारा के प्रवाह को घटाने के लिए कर सकते हैं। यह प्रतिरोध का मुख्य गुण होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह जो आपका घट जाता है। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, जब एक तार या पदार्थ के एक टुकड़े को एक परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है रजिस्टर, ऑप्शन बी है कंडक्टर, ऑप्शन सी है कैपेसिटर, ऑप्शन डी है इंडक्टर। अब बताइए साथियों, जब भी हम एक तार या पदार्थ के टुकड़े को परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से घटक के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसे हम किस नेम से डिफाइन करते हैं, यह आपको पूछा गया है। तो साथियों ध्यान रखना, प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए हम प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ध्यान रखना, कैपेसिटर है जो आपका विभव में परिवर्तन का विरोध करता है। वहीं बात करें हम इंडक्टर की, तो इंडक्टर है जो आपका धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, धारा में परिवर्तन का विरोध। और कंडक्टर है जो आपका चालकता जिसे हम कह सकते हैं धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है। साथ ही ध्यान रखना, और रजिस्टर का काम क्या होता है आपका धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन ए है। कंडक्टर का ध्यान रखना धारा प्रवाह में सुगमता उत्पन्न करता है, कैपेसिटर आपका विभव में परिवर्तन का विरोध करता है और इंडक्टर है जो आपका धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। अगला आपका क्वेश्चन है, एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान क्या होता है। बताइए साथियों, एक अंतरराष्ट्रीय का जो मानक मान है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना साथियों, अंतरराष्ट्रीय ओम का जो मान निर्धारित किया जाता है वो पारे के स्तंभ, यानी एक पारे का स्तंभ होता है, पारे के स्तंभ के द्वारा जो आपके एक इंटरनेशनल ओम का मान है जो निर्धारित किया जाता है। ध्यान रखना साथियों, इसका जो आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वह नियत रहता है और इसका जो आपका द्रव्यमान होता है इस पारे के स्तंभ का वो होता है आपका 14.452 ग्राम, ये इतना इसका द्रव्यमान होता है। और अंतरराष्ट्रीय ओम का मान ध्यान रखना साथियों, हम पारे के स्तंभ द्वारा निर्धारित करते हैं, पारे का स्तंभ है जिसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय ओम का मान निर्धारित किया जाता है और इसका मान है जो होता है आपका
1.00049 एब्सोल्यूट ओम है, जो आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान होता है। साथियों, ये एकदम रटने वाला आंकड़ा है, आपको रट के याद रखना पड़ेगा तो रखना ही पड़ेगा, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान है जो आपका 1.00049 एब्सोल्यूट ओम होता है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओम का जो मान है वो पारे के स्तंभ के द्वारा दिया जाता है, और उस पारे के स्तंभ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम नियत रखते हैं, और उसका द्रव्यमान है जो आपका 14.452 ग्राम होता है। साथ ही ध्यान रखना ये पारे का स्तंभ होता है, यह भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका क्वेश्चन है, ऐसे तार में क्या होगा जिसमें संवाहक में दरार है। आपसे पूछा गया है ऐसे कंडक्टर में क्या होगा जिस कंडक्टर में दरार है। ऑप्शन ए है कम प्रतिरोध, ऑप्शन बी है शून्य प्रतिरोध, ऑप्शन सी है अनंत प्रतिरोध, ऑप्शन डी है 1 मेगा ओम प्रतिरोध से कम, और ऑप्शन ई है आपका 1 ओम के बराबर प्रतिरोध। यानी ये कोई आपका एक चालक है, और इसमें बीच में क्या है आपको बताया गया कि दरार है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। तो साथ ही ध्यान रखना, जब चालक है जो आपका बीच में से कनेक्ट ही नहीं है तो ये आपका ओपन सर्किट हो गया। और ओपन सर्किट में क्या होता है, प्रतिरोध का मान कितना होता है आपका, ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान अनंत होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस जो आपके संवाहक में है या कंडक्टर में है जो आपका प्रतिरोध है वो अनंत होगा। ऑप्शन सी है जो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। साथ ही ध्यान रखना, शून्य प्रतिरोध आपका शॉर्ट सर्किट में होता है। यदि आपका परिपथ शॉर्ट सर्किट है तो उसमें आपका शून्य प्रतिरोध देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपका दरार है, दरार का मतलब ये कंडक्टर है जो आपका कनेक्ट ही नहीं है, कनेक्ट नहीं है तो ये ओपन सर्किट की बात ही कार्य करेगा, और ओपन सर्किट में आपको पता है कि प्रतिरोध का मान कितना होता है, अनंत होता है। इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है। साथियों, हम अभी अभी हमने इस क्वेश्चन पे चर्चा की है पिछले क्वेश्चन में, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओम है जो प्रतिरोध की इकाई है उसे कैसे डेफिनेशन उसकी डेफिनेशन है जो किस प्रकार हम देते हैं, तो यह हमें पता होना चाहिए कि पारे का स्तंभ के द्वारा है जो हम अंतर्राष्ट्रीय ओम के मान को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। साथ ही ध्यान रखना, और एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, 1.0049 एब्सोल्यूट ओम है जो आपके एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान होता है, और अंतर्राष्ट्रीय ओम के मान को जो हम पारे के स्तंभ के द्वारा निर्धारित करते हैं। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है। इसके बारे में भी साथियों हमने अभी चर्चा कर चुके हैं कि आपके एक लघु परिपथ में है जो रजिस्टर का मान है जो कितना होगा। तो साथ ध्यान रखना, जो आपका परिपथ शॉर्ट सर्किट है तो उसमें आपका 0 ओम होगा, यानी 0 ओम प्रतिरोध होगा, किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं होगा। और यदि आपका प्रतिरोध ओपन सर्किट है तो उसमें आपका अनंत प्रतिरोध होगा। ये आपका हो गया शॉर्ट सर्किट के लिए, और ये हो गया आपका ओपन सर्किट के लिए। ओपन सर्किट में अनंत प्रतिरोध और शॉर्ट सर्किट में शून्य प्रतिरोध होता है, 0 ओम। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रतिरोधक क्षमता की ऐसा यूनिट क्या होती है। बताइए साथियों, प्रतिरोध को हम किस में डिफाइन करते हैं, या प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ये आपको पूछा गया है। तो साथ में ध्यान रखना, प्रतिरोध की ऐसा इकाई होती है ओम। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, प्रतिरोध की ऐसा इकाई है जो ओम होती है। हर्ट्ज है जो आपकी आवृत्ति की होती है, वोल्टेज है जो आपकी विभव की होती है, और धारा है जो एम्पियर है जो आपकी धारा की ऐसे इकाई होती है। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रतिरोध एक सर्किट में किसका विरोध करता है। बताइए साथियों, प्रतिरोध का मेन कार्य ही क्या है। प्रतिरोध का मेन कार्य है विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना, या विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध है जो आपका प्रतिरोध करता है। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन साथियों ये सारे क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 4 एग्जाम में क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया है, एकदम इजी क्वेश्चन है, फिर भी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आपको इन क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है। अगला आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है। बताइए साथियों, पृथ्वी का रेजिस्टेंस है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 1 मेगा ओम, ऑप्शन बी है 20 मेगा ओम, ऑप्शन सी है अनंत, ऑप्शन डी है लगभग शून्य है। बताइए साथियों, अर्थ का जो आपका पृथ्वी का रेजिस्टेंस है वो कितना होता है। तो साथियों ध्यान में, पृथ्वी का रेजिस्टेंस है वो लगभग आपका शून्य होता है। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथियों ध्यान रखना, पृथ्वी का जो प्रतिरोध है वो लगभग शून्य होता है, या हम कह सकते हैं अर्थिंग के लिए है जो आपका पृथ्वी का रेजिस्टेंस होगा वो आपका 0 से 1 ओम तक है जो लिया जाता है, लेकिन जो आपका पृथ्वी का प्रतिरोध है वो आपका लगभग शून्य होता है। अर्थिंग में हमें 0 से 1 ओम है जो आपका पृथ्वी का प्रतिरोध है वो कह सकते हैं। यह हमें जब
क्वेश्चन में अर्थिंग का पूछा जाए तो हमें 0 से 1 ओम है वो आंसर करना है, लेकिन डायरेक्ट यदि पूछा जाए कि पट्टी का प्रतिरोध कितना होता है तो आपका ऑप्शन है जो 0 ओम होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है प्रतिरोध के संदर्भ में एसएमडी का पूर्ण रूप क्या है, बताइए साथियों। एसएमडी की फुल फॉर्म आपको पूछी गई है। ऑप्शन ए है स्लीप मॉडल डिवाइसेस, ऑप्शन बी है सोर्स मोल्ड डिवाइसेस, ऑप्शन सी है स्नैप मोड डिवाइसेस, ऑप्शन डी है सुपर मॉडल डिवाइसेस और ऑप्शन ई है सरफेस माउंट डिवाइसेस। अब बताइए साथियों क्या रहेगा आपका एसएमडी का फुल फॉर्म। तो साथ ही ध्यान रखना एसएमडी की फुल फॉर्म होती है आपकी सरफेस माउंट डिवाइसेस, सरफेस माउंट डिवाइसेस। ऑप्शन ई है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एसएमडी की फुल फॉर्म होती है सरफेस माउंट डिवाइसेस और यह आपकी एक है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो आपके पीसीबी पे जो आपको मिलेगी, देखने को मिलेगी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे है, जो माउंट की होती है। और एसएमडी का फुल फॉर्म होती है सरफेस माउंट डिवाइसेस। ऑप्शन ई है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है प्रतिरोधक सामग्री के सबसे बाहरी कवच में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो बताइए साथियों जो भी आपकी प्रतिरोधक है सामग्री होती है उसके सबसे बाहरी कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है। तो साथियों आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिरोध का कार्य क्या होता है। प्रतिरोध का कार्य होता है आपका धारा में बाधा उत्पन्न करना। तो साथियों ध्यान रखना प्रतिरोध तो आपके एल्यूमिनियम का भी प्रतिरोध होता है, कॉपर का भी प्रतिरोध होता है, चांदी का भी प्रतिरोध होता है और आपके गोल्ड का भी प्रतिरोध होता है, लेकिन क्या ये धारा का प्रवाह नहीं करते। तो साथियों ये सभी धारा का प्रवाह करते हैं लेकिन इनका भी आपका प्रतिरोध होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध होगा तो आपका चालकों में होगा, प्रतिरोध कुचालकों में भी होता है और प्रतिरोध अर्धचालकों में भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी प्रतिरोधक सामग्री होगी उसका मुख्य उद्देश्य धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना होगा। और ये इन सभी के जो आपके बाह्यतम कक्षा में है, यानी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सभी के बाह्य कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है आपकी 1, 2 या 3 है जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो इनमें से ऑप्शन में आपको एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। साथ ही ध्यान रखना 4 जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ये आपके अर्धचालक में बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो आपका कुचालक होगा या हम कह सकते हैं जिसे इंसुलेटर के जो आपके बाह्यतम कक्षा में है वो 8 इलेक्ट्रॉन होगा और अर्धचालक में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधक सामग्री होगी वो आपकी कुचालक या अर्धचालक नहीं होकर उसका मुख्य कार्य जो आपका धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। तो धारा प्रवाह में बाधा है जो आपके प्रतिरोधक, तो इन सभी धातुओं का हम कह सकते हैं कि होता है एल्यूमिनियम, कॉपर, चांदी, सोना, इन सभी का प्रतिरोधक होता है। तो क्या ये धारा का प्रवाह नहीं करते, ये सभी धारा का प्रवाह करते हैं, लेकिन इनके जो आपके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 हो सकती है। तो इस प्रकार जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान। बताइए साथियों जितना प्रतिरोध अधिक होगा उतना ही व्यक्ति को नुकसान कम होगा या अधिक होगा, बराबर होगा, दुगुना होगा, या विद्युत पर प्रतिरोध का कोई प्रभाव नहीं होता। क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो साथ ही ध्यान रखना विद्युत के प्रति प्रतिरोध शरीर का जो आपका रेजिस्टेंस है वो जितना अधिक होगा उतना ही व्यक्ति को नुकसान है जो आपका कम होगा। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। साथ ही ध्यान रखना जितना आपका शरीर का प्रतिरोध है वो अधिक होगा उतना ही आपको करंट का जो करंट प्रवाहित होने के लिए आपका करंट का मान है जो कम होगा और उतना ही व्यक्ति को जो नुकसान है वो कम होगा। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ ही ध्यान रखना जो आपका रेजिस्टेंस अधिक होगा तो धारा का मान कम होगा, धारा का मान कम होगा तो आपका नुकसान भी कम होगा। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस और धारा में संबंध आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस अधिक होगा तो धारा है जो आपकी कम प्रवाहित होगी, धारा कम प्रवाहित होगी तो आपका नुकसान भी कम होगा। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम व मेगा ओम में व्यक्त किया जाता है। 2800 ओम रजिस्टर को कैसे व्यक्त किया जा सकता है, बताइए साथियों। 2800 ओम रजिस्टर को और हम किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, यह आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन ए तो आपका 2800 ओम दे ही रखा है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं क्योंकि 2800 ओम का ही तो हमें पूछा गया है। अब साथियों 2 किलो ओम का मतलब होता है आपका 2000 ओम,
जबकि हमें कितना पूछा है, हमें तो 28 ओम का पूछा है। 2.8 किलो ओम का मतलब होता है साथियों आपका 28 ओम, यानी हम कह सकते हैं 2.8 इंटू 10 की घात 3 ओम। किलो का मतलब होता है आपकी 10 की घात 3 ओम। और साथियों 0.2800 किलो ओम का होता है आपका 280 ओम। तो हमें 2800 ओम का पूछा गया है, तो ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। साथ ही ध्यान रखना, यानी 2800 ओम को हम 2.8 किलो ओम भी लिख सकते हैं। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ ही ध्यान रखना, 2 किलो ओम का मतलब हो गया आपका 2000 ओम, 2800 ओम का मतलब 2800 ओम ही होता है जो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है। और 0.2800 किलो ओम का मतलब होता है 280 ओम, लेकिन हमें 2800 ओम का पूछा गया है, तो 2800 ओम को हम 2.8 किलो ओम के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, एक कार्बन प्रतिरोधक में कार्बन का उपयोग प्रतिरोधक को निम्न में से क्या बनाने के लिए किया जाता है, बताइए साथियों। हम कार्बन प्रतिरोधक में कार्बन का उपयोग है वो किस उद्देश्य से करते हैं। ऑप्शन ए है अधात्विक और आदर्श पदार्थ बनाने के लिए। ऑप्शन बी है आसानी से उपलब्ध पदार्थ। ऑप्शन सी है टिकाऊ पदार्थ। और ऑप्शन डी है धात्विक पदार्थ। तो साथ ही ध्यान रखना, कार्बन प्रतिरोध में कार्बन का उपयोग है जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है आपका अधात्विक और आदर्श प्रतिरोधक बनाने के लिए है, वो हम कार्बन का उपयोग है जो कार्बन प्रतिरोधक में करते हैं। कार्बन प्रतिरोध में कार्बन का प्रयोग है जो हम प्रतिरोधक को अधात्विक और आदर्श बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ ही ध्यान रखना, इस प्रकार के जो आपके प्रतिरोधक है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में जो हम प्रयोग करते हैं, जो आपके कार्बन प्रतिरोधक होते हैं ना, उनका ज़्यादातर प्रयोग है जो हम इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में करते हैं। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कार्बन का जो मुख्य उद्देश्य होता है हमारा प्रयोग करने का वो होता है अधात्विक और रजिस्टर को आदर्श पदार्थ बनाने के लिए। अगला आपका क्वेश्चन है, संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेसिन बंधक युक्त प्रतिरोधों को क्या कहा जाता है, बताइए साथियों। संपीड़ित आपका कार्बन पाउडर है और उपयुक्त रेसिन बंधक युक्त प्रतिरोधों को जो निर्माण किया जाता है उनको हम क्या नाम से कह के पुकारते हैं, ये आपको पूछा गया। ऑप्शन ए है वायर बाउंड प्रतिरोध। ऑप्शन बी है टेप प्रतिरोध। ऑप्शन सी है कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध। और ऑप्शन डी है आपका फिक्स्ड वैल्यू प्रतिरोध। तो साथ ही ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रतिरोध को हम कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि आपका कार्बन का पाउडर होता है और उसमें रेसिन बंधक जो आपका पदार्थ है वो मिला के बनाया जाता है। तो इस प्रकार के प्रतिरोधों को हम कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध कहते हैं, यानी इसमें कार्बन की मात्रा है जो आपकी कार्बन पाउडर के रूप में है जो हम काम में लेते हैं। साथ ही ध्यान रखना, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, यानी नियतमान के भी होते हैं, नियतमान के, और एक होते हैं आपके परिवर्तित मान के। वायर बाउंड के प्रतिरोध है जो हम वायर को ऐसे लपेट के है जो प्रयोगशालाओं में वगैरह में काम में लेते हैं। और टेप प्रतिरोध है उनमें आपके बीच में से टेप किया जाता है उनको, यानी टेपिंग है जो उनमें से बीच में निकाली जाती है। और कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध है जो आपके कार्बन पाउडर और रेसिन बंधक युक्त पदार्थ है जो मिला के आपके बनाए जाते हैं। और ये आपके दो प्रकार के होते हैं, नियत मान और परिवर्तित मान के। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरेमिक केशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमा कर जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के प्रतिरोधकों में से एक की पहचान करें, बताइए साथियों। सिरेमिक केशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमा कर जो हम प्रतिरोध बनाते हैं वो आपके किस प्रकार के प्रतिरोध होते हैं, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है वायर बाउंड प्रतिरोध। ऑप्शन बी है पेलेट या सिलेक्ट प्रकार के प्रतिरोध। ऑप्शन सी है फिल्म कार्बन प्रतिरोधक। और ऑप्शन डी है आपका फिलामेंट प्रकार का कार्बन संरचना प्रतिरोध। तो साथ ही ध्यान रखना, सिरेमिक केशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमा कर जो हम प्रतिरोधकों का निर्माण करते हैं वो आपके फिल्म कार्बन प्रतिरोधक होते हैं। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ ही ध्यान रखना, ऑप्शन सी फिल्म कार्बन प्रतिरोध है जो आपके सिरेमिक केशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प के द्वारा जो निर्मित किए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। अगला आपका क्वेश्चन है, 10 मिलियन ओम निम्न में से किसके बराबर होता है, बताइए साथियों। 10 मिलियन ओम को हम इनमें से किस रूप में और डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको पूछा गया है दोस्तों। तो साथियों आपको 10 मिलियन का पूछा गया है। 10 इंटू 10 मिलियन का मतलब होता है 10 की घात 6। 1 2 3 10 लाख, मतलब 10 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख। 10 इंटू 10 की लाख करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 10 की घात 6, हम कह सकते हैं 10 मेगा ओम, यानी ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथियों एक बार फिर से सुनना, 10 मिलियन ओम का पूछा गया है, तो यानी 10 का तो 10 हो गया हमारे पास, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10
लाख का मतलब 5 जीरो। तो इस प्रकार हमारे पास 10 इंटू 10 की घात कुल यहाँ पे कितनी होगी, 6 हो गई। और 10 की घात 6 को हम क्या कह सकते हैं, मेगा कह सकते हैं। तो आपका 10 मिलियन ओम है वो 10 मेगा ओम के बराबर होगा। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है। बताइए साथियों, इनमें से कौन सी सामग्री है जिसके द्वारा हम प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त रहती है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है पानी और ऑप्शन डी है कार्बन। तो साथियों हम पिछले क्वेश्चनों में भी चर्चा कर चुके हैं कार्बन प्रतिरोधकों की। तो आपका कार्बन है जो उपयुक्त सामग्री है आपके प्रतिरोध बनाने के लिए। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। साथ ही ध्यान रखना, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध होते हैं आपके, कार्बन फिल्म प्रकार के भी रेसिस्टर होते हैं। ये सारे है जो आपके कार्बन से बने जो भी प्रतिरोध होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ज़्यादातर है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। तो साथ ही ध्यान रखना, कार्बन है जो आपका प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त रहता है। इसमें कार्बन कंपोजिशन होता है, कार्बन फिल्म प्रकार के प्रतिरोध होते हैं। और ये सारे है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में ज़्यादातर है जो आपकी कार्बन प्रतिरोध को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, चर रोधक यानी वेरिस्टर क्या है। बताइए साथियों, वेरिस्टर के बारे में आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए एक धारा निर्भर प्रतिरोध है यानी करंट डिपेंड रजिस्टर है, एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोध है वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर है, एक वोल्टेज निर्भर डायोड है, या एक धारा निर्भर डायोड है। वेरिस्टर क्या है इनमें से आपको पूछा गया। तो साथ ही ध्यान रखना, वेरिस्टर है जो आपका एक वीडीआर होता है यानी एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोधक होता है। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। वीडीआर की फुल फॉर्म होती है आपकी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। साथ ही ध्यान रखना, वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर, इसकी आपको फुल फॉर्म भी है जो आपको पूछी जा सकती है। तो वेरिस्टर क्या होता है, आपका एक वोल्टेज निर्भर रजिस्टर होता है। इनमें इसमें जो आपका वोल्टेज पे है जो प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, यानी वोल्टेज आपका अधिक होगा तो आपका रजिस्टर का मान है जो कम होगा। वोल्टेज और रजिस्टर है जो इसमें एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, यानी आपका वेरिस्टर है वो एक प्रकार का वोल्टेज निर्भर रजिस्टर होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। अगला आपका क्वेश्चन है, एक अरैखिक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध वोल्टता के बढ़ने के साथ घटता है। साथियों हमने अभी चर्चा की है, बताइए कौन सा एक अरैखिक रजिस्टर है जिसका प्रतिरोध है वो वोल्टेज के बढ़ने के साथ घटता है। ऑप्शन ए है परिवर्ती प्रतिरोधक यानी वरिष्ठर, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है डायोड, और ऑप्शन डी है ताप स्थायी यानी थर्मोस्टेट। बताइए साथियों, इनमें से किसका जो आपका प्रतिरोध है वो उल्टा बढ़ने के साथ घटता है। तो साथियों हमने अभी चर्चा की है, जो आपका परिवर्ती प्रतिरोधक है वरिष्ठ है, इसे ही आपका वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर कहते हैं हम। तो परिवर्ती प्रकार का जो आपका प्रतिरोध है उसका मान है जो आपका वोल्टेज के साथ घटता है। साथ ही ध्यान रखना, वोल्टेज यदि बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध का मान है वो आपका घटेगा। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का वरिष्ठ है जो सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, अधिक वोल्टता सुरक्षा के लिए किस तरह के रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। बताइए साथियों, उच्च वोल्टेज के लिए हम किस प्रकार का प्रतिरोधक है वो काम में लेते हैं। ऑप्शन ए है सेंसिस्टर, ऑप्शन बी है थर्मिस्टर, ऑप्शन सी है वेरिस्टर, और ऑप्शन डी है प्रकाश आधारित रजिस्टर यानी जिसे हम एलडीआर भी कह सकते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। यानी इसमें जो साथियों आपका प्रकाश का मान है वो बढ़ेगा तो आपके प्रतिरोध का मान है वो घटेगा। ये आपके प्रकाश आधारित रजिस्टर यानी एलडीआर की जो आपकी विशेषता होती है कि प्रकाश बढ़ने पे इसका जो प्रतिरोध का मान है वो घटेगा। थर्मिस्टर है, साथ ही ध्यान रखना, थर्मिस्टर जो आपका एंटी प्रकार का होता है यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। इसमें आपका तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध का मान घटता है। और ट्रांजिस्टर है जो आपका पीटीसी प्रकार का होता है, यानी इसमें आपका तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान भी आपका बढ़ता है। लेकिन एनटीसी में यानी थर्मिस्टर में जो आपका अगर तापमान का मान बढ़ता है तो आपके प्रतिरोध का मान है जो घटता है। और यहाँ पे आपके उच्च वोल्टेज सुरक्षा के लिए हम वेरिस्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ ही ध्यान रखना, वेरिस्टर का हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये है जो इसका जो प्रतिरोध का मान है वो विभव पर निर्भर करता है, यानी आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान है वो घटेगा। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला साथियों आपका क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान तापमान में परिवर्तन के साथ अत्यधिक परिवर्तित होता है। बताइए साथियों, किस प्रकार के रजिस्टर का मान है वो टेम्परेचर में अगर आपका वेरिएशन होता है तो उसके साथ अत्यधिक परिवर्तित होता है। ऑप्शन
ए है कार्बन फिल्म रजिस्टर, ऑप्शन बी है मेटल फिल्म रजिस्टर, ऑप्शन सी है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर और ऑप्शन डी है थर्मिस्टर। तो साथियों हमने अभी चर्चा की है कि थर्मिस्टर होता है जो आपका एनटीसी प्रकार का होता है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इसे हम कह सकते हैं ऋणात्मक तापमान गुणांक, यानी यदि आपके तापमान का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान घटता है। तो साथियों ध्यान रखना, थर्मिस्टर में यदि आपके टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो आपके रजिस्टर का मान घटेगा, रजिस्टर का मान घटेगा तो आपके साथ ही ध्यान रखना चालकता का मान है वो बढ़ेगा, यानी ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। थर्मिस्टर के प्रतिरोध का मान है तापमान में परिवर्तन के साथ अत्यधिक परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। साथ ही ध्यान रखना एनटीसी प्रकार के और आपके कौन कौन से पदार्थ होते हैं, यानी भूचालक है वो भी आपके एनटीसी प्रकार के होते हैं, अर्धचालक है वो भी आपके एनटीसी प्रकार के होते हैं, कार्बन भी आपका एनटीसी प्रकार का पदार्थ है और इलेक्ट्रोलाइट भी एनटीसी प्रकार का पदार्थ है, यानी इन सभी में यदि टेम्परेचर का मान बढ़ता है तो आपके प्रतिरोध का मान है वो बढ़ जाएगा। ये सभी है जो आपके नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है जो आपकी प्रकृति है वो रखते हैं, ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, जिस प्रतिरोध में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है उस प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों, जिस रजिस्टर में प्रतिरोध में वृद्धि के साथ टेम्परेचर में भी वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों थर्मिस्टर के बारे में हमने अभी बात की है कि ये आपका एनटीसी प्रकार का होता है, यानी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान है वो घटेगा। तो यहाँ पे जो सेंसिस्टर है वो आपका होता है पीटीसी प्रकार का, यानी इसमें जो आपका टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान भी आपका बढ़ेगा। यह एक प्रकृति है जो आपको चालकों में है जो देखने को मिलेगी, यानी चालकों का जो आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका प्रतिरोध भी इंक्रीज होता है, ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथियों यानी प्रतिरोध में वृद्धि के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, वो आपके सेंसिस्टर है उसमें आपके प्रतिरोध के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। ये आपका पीटीसी प्रकार का होता है, यानी टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो रजिस्टर में वृद्धि होगी। और चालक है जो आपके पीटीसी प्रकार के होते हैं, यानी पीटीसी जो आपका नेचर है वो चालकों का होता है, चालकों में प्रतिरोध के साथ साथ टेम्परेचर में भी वृद्धि होती है, या हम कह सकते हैं टेम्परेचर में वृद्धि के साथ साथ प्रतिरोध में भी वृद्धि होती है, ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिरोधकों के प्रकार है? बताइए साथियों, रजिस्टर के टाइप्स के बारे में आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है तार बाउंड, यानी जिसे हम वायर बाउंड कहते हैं, वायर को हिंदी में लिख दिया यहाँ पे तो आपका तार बाउंड लिख दिया वायर बाउंड। ऑप्शन बी है कार्बन प्रतिरोध, ऑप्शन सी है कार्बन धातु फिल्म प्रतिरोध, ऑप्शन डी है ए बी सी तीनों, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही ध्यान रखना ये सारे है जो आपके रेसिस्टर के प्रकार है, ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वायर बाउंड भी आपका प्रतिरोध होता है, कार्बन प्रतिरोध भी होता है और कार्बन धातु फिल्म प्रतिरोध भी आपका टाइप का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेफाइट से निर्मित प्रतिरोधक को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों, ग्रेफाइट का जो आपका उपयोग है वो हम किस प्रकार के रजिस्टर बनाने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए है परिवर्तित प्रतिरोधक, ऑप्शन बी है कार्बन प्रतिरोधक, ऑप्शन सी है फिक्स्ड प्रतिरोधक और ऑप्शन डी है टेप प्रतिरोधक। बताइए साथियों, ग्रेफाइट का जो आपका उपयोग है वो हम किस प्रकार के रजिस्टर बनाने में करते हैं? तो साथियों ध्यान रखना, ग्रेफाइट का प्रयोग है वो आपका कार्बन पाउडर के साथ हम ग्रेफाइट मिला के कार्बन प्रतिरोधक है उसका निर्माण किया जाता है, ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कार्बन प्रतिरोधक में हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, या कार्बन प्रतिरोधक में आपके कार्बन पाउडर और ग्रेफाइट से मिलाकर है जो आपका कार्बन रजिस्टर है जो निर्मित किया जाता है, ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती प्रतिरोधक का प्रकार नहीं है? बताइए साथियों, इनमें से जो आपका परिवर्ती प्रकार का प्रतिरोध है वो कौन सा नहीं है, या सॉरी साथियों पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती प्रतिरोध का प्रकार है, यानी इनमें से कौन कौन से जो ऐसे प्रकार है जो आपके जिनका मान है जो हम परिवर्तित कर सकते हैं? ऑप्शन ए है पोटेशियोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मिस्टर, ऑप्शन सी है रियोस्टेट, ऑप्शन डी है मैग्नेटो रजिस्टर और ऑप्शन ई है इन सभी। तो साथ ही ध्यान रखना ये सभी है जो आपके परिवर्ती प्रकार के प्रतिरोधक है, ऑप्शन ई है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है, यानी इन सभी प्रतिरोधक के मान को हम चेंज कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना वेरिएबल होते हैं पोटेशियोमीटर, थर्मिस्टर, रियोस्टेट और मैग्नेटो रजिस्टर, इन सभी के मान को है जो हम परिवर्तित कर सकते हैं, ऑप्शन ई है जो आपका इस क्वेश्चन का सभी सही आंसर है। ये सभी है जो आपके परिवर्ती प्रकार के रजिस्टर है। अगला आपका क्वेश्चन है, एक प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक मूल रूप से क्या होता है? बताइए साथियों, जो आपका प्रकाश पर निर्भर करता है वो किस प्रकार का प्रतिरोध होता है? ऑप्शन ए है पावर प्रतिरोधक, ऑप्शन बी है नॉन मेटेलिक प्रतिरोधक, ऑप्शन सी है कार्बन प्रतिरोधक,
और ऑप्शन डी है वेरिएबल प्रतिरोधक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, जो आपका प्रकाश आश्रित यानी जो आपके प्रकाश पर निर्भर करता है प्रतिरोधक, वो मूल रूप से इनमें से किस प्रकार का प्रतिरोधक होता है, ये आपको पूछा गया है। तो साथियों ध्यान रखना, जो आपका प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक होता है जिसे हम एलडीआर कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, वो आपका एक प्रकार का वेरिएबल प्रतिरोध होता है। साथियों ध्यान रखना, इसके जो आपके मान को जो आप परिवर्तित कर सकते हैं, वेरिएबल प्रकार का प्रतिरोधक है वो आपका एलडीआर होता है, यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये आपका लाइट इंक्रीज होगी तो इसका रजिस्टर भी आपका रजिस्टर है, सॉरी साथियों, लाइट इंक्रीज होगी तो रजिस्टर का मान है वो आपका प्रतिरोध का मान है वो घटेगा। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और आपका वेरिएबल प्रतिरोधक है वो आपका एलडीआर हो गया, और जो आपका वीडीआर होता है यानी वोल्टेज डिफरेंस रेजिस्टेंस होता है, वो भी आपका वेरिएबल प्रतिरोधक होता है जिसमें वोल्टेज का मान बढ़ाने पर रजिस्टर का मान है जो घटता है। तो वेरिएबल प्रतिरोधक होते हैं आपके एलडीआर और वीडीआर। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है और आज के सेशन का अपना अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नियत प्रतिरोधक का उदाहरण नहीं है। बताइए साथियों, जो नियत प्रतिरोधक का एग्जाम्पल है इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है तार वेष्टित यानी वाउंड प्रतिरोधक, ऑप्शन बी है कार्बन परत प्रतिरोधक, ऑप्शन सी है प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक, और ऑप्शन डी है धातु ऑक्साइड परत, ये हम कह सकते हैं फिल्म प्रतिरोधक। इनमें से कौन सा जो आपका नियत प्रतिरोधक का एग्जाम्पल नहीं है। तो साथ ही ध्यान रखना, जो आपके हमने अभी चर्चा की है कि जो आपके लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होते हैं यानी प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक होते हैं, वो आपके वेरिएबल प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं, उनका मान है जो आपका नियत नहीं होता, हम परिवर्तित है जो कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना, जैसे प्रकाश एलडीआर हो गया प्रकाश प्रतिरोधक, प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक, और आपका वीडीआर हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर या थर्मिस्टर हो गया, सेंसिस्टर हो गया, ये सारे हैं जो आपके वेरिएबल प्रकार के रजिस्टर हैं, नियत मान के प्रतिरोध नहीं है, इनके मान को हम जो परिवर्तित है जो कर सकते हैं। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो साथियों, ये हमने आज के सेशन में प्रतिरोधकों के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की है। इस चैप्टर के नेक्स्ट शेष जो आपके क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी साथी इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारे क्वेश्चंस है जो आज तक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी इन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीट होने की प्रबल संभावना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करें तो कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद साथियों।